सभी को नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा NCERT आरो भाग 1 से दुष्यंत कुमार की गज़ल साय में धूप की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं गज़ल को ध्यान से सुने, इसकी सप्रसंग व्याख्या करें, संबंधित प्रश्नों को ग्रहण करें और उनके अर्थ जो है लिखने का प्रयास करेंगे। स्वयं अच्छा अगर आप लिखने का प्रयास करते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे, जैसे कि उनका जीवन किस प्रकार से बीता, कहाँ उनका जन्म हुआ। 1933 में बिजनौर राजापुर नामक गांव में, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, किस विभाग में कार्य किया, इससे संबंधित प्रश्न आप NCERT से पढ़ लेंगे। साथ में महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके काव्य नाटक आदि को भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि उससे संबंधित लघु उत्तरात्मक प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप उनको कर सकें। अब चलते हैं दुष्यंत कुमार जी की गज़ल साय में धूप। देखिए, यह जो गज़ल है साय में धूप, दुष्यंत कुमार जी विशेषतः यहाँ बड़ी मार्मिक मनोदशा मनस्थिति को प्रकट करते हैं। कवि जो है आजकल जो राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं हैं, यानी जो खोखलापन हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात देखने को मिला है, उससे थोड़ा आहत हैं और उसी से संबंधित यहाँ पर गज़ल में जो है इन्होंने अपने शेरों में उसको गाकर लोगों तक पहुँचाया है कि किस प्रकार भारत में लोग जो हैं इन बातों को समझते हुए भी अपने आप को समेटे हुए हैं, अपने आप को उनके अनुसार जो है ढाल लेते हैं, अपनी स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो शेर हम पढ़ते चलते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो कवि जो है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। प्रस्तुत जो शेर है आप प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ बना सकते हैं। प्रस्तुत शेर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित उनकी गज़ल साय में धूप से अवतरित है। इसमें कवि ने राजनीति और समाज में फैली अव्यवस्था को दर्शाने के लिए कोई नया विकल्प या कोई नया विचार खोजने का प्रयास करना चाहा है। कवि लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। यहाँ चिराग जो है दीपक, जैसे हम घर में दीपक जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, के लिए प्रयोग देखते ही बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहरा इसका आशय है कि जिस प्रकार कवि लिखते हैं, कवि कहता है कि देश में जो नेता लोग हैं वो पहले चुनाव से पहले किस प्रकार हर एक घर के लिए चिरागा यानी दीपक जलाने की बात कहते हैं, यानी सुख सुविधाएं देने की बात कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भी ऐसा ही हुआ था। बड़े बड़े वादे किए गए थे राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि प्रत्येक घर में जो है रोशनी उपलब्ध होगी, दीपक जलाए जाएंगे, यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन कवि कहता है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, मयस्सर यानी उपलब्ध, कि जो वादे किए गए थे
कि शहर में या पूरे देश में हर घर में सुख सुविधाएं होंगी, कहाँ चिराग में असर नहीं। वो चिराग कहीं पर भी, यानी वह रोशनी जो है, वह सुख सुविधाएं जो हैं कहीं पर भी शहर में उपलब्ध नहीं हैं। यानी जो आश्वासन दिए गए थे वे केवल आश्वासन ही रहे, कोई बदलाव नहीं हुआ। यह आप लिखेंगे। दूसरी पंक्तियों में देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त वृक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची है। साया जो उसकी छाया होती है, जैसे कविता का नाम भी साए में धूप, यानी कोई वृक्ष है, अगर हम उसके नीचे बैठते हैं तो हमें छाया प्रदान होनी चाहिए, मिलती है, लेकिन यहाँ पर धूप लगती है। तो ये बड़ा ही प्रतीकात्मक आशय यहाँ पर कवि प्रस्तुत करता है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि कहता है कि जो पेड़ हमने लगाए थे उनकी छाया हमें नहीं मिली, वहाँ धूप लगती है। अर्थात जिन राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को हमने शासन संभालने के लिए चुना, आज वही हमें दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जिस प्रकार से चाहे न्याय की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, या चिकित्सक सुविधाओं की बात हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से हम पूर्णतः वंचित हैं। ऐसा कवि कहता है कि दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि जिन लोगों को हमने अपने देश को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए चुना था, आज उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया और हम जो हैं ऐसे ही परेशान हैं, दुख भोग रहे हैं। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अतः कवि एक मशवरा देता है, सलाह देता है कि यहाँ से चला जाना चाहिए उम्र भर के लिए, कि हमें किस प्रकार से आश्वासन दिए गए थे स्वतंत्रता के बाद, या वर्तमान संदर्भ में भी आप लिख सकते हैं कि नेता लोग किस प्रकार से सुख सुविधाओं की बात करते रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ से ऐसे नेताओं ने जो शासन संभाला हुआ है, ऐसी जगह से हमें चले जाना चाहिए उम्र भर के लिए, कि हमें यहाँ से दूर कहीं विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। ये पहले 4 पंक्तियाँ आपने पढ़ी, तो इसमें काव्य सौंदर्य भी आप लिखेंगे। व्याख्या के बाद आप इसमें लिख सकते हैं, राजनीतिक अव्यवस्था पर करारा कटाक्ष कवि ने किया है। शांत रस देखते ही बनता है, प्रसाद गुण का प्रयोग है। पहले भी मैंने आपको बताया है, जहाँ से हमें बहुत कुछ ग्रहण करने की बात दिखाई दे तो प्रसाद गुण आप लिखेंगे। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, औज गुण, यह मुख्यतः 3 गुण हैं। तो यहाँ पर प्रसाद गुण जो है देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे मयस्सर, चिरागा, दरख्त, ये सब जो हैं उर्दू भाषा के शब्द हैं, आप लिख सकते हैं। साथ में खड़ी बोली में भावों की अभिव्यंजना की गई है, ऐसा आप लिखेंगे। संगीतात्मकता का गुण जो है विद्यमान है, यानी इसको गाया जा सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। हम भी गाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी गाने की कोशिश करते हैं, आज कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि
सभी लोग जो हैं यूट्यूब आदि पर, इंस्टाग्राम आदि पर अपनी वीडियो डालते हैं। आप अपनी किताबों से अपनी चिर परिचित जो कविताएं हैं उनको गा सकते हैं। आपको अच्छा अनुभव होता है और साथ में आपको परीक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। तो देखिए यहाँ कवि क्या कहता है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिफ ही यानी होता है उपयुक्त, और सफ़र यहाँ जीवन रूपी सफ़र यानी यात्रा जो हम कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। कवि वर्णन करता है कि लोग जो हैं अपनी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, फिर भी अपने आप को उन असुविधाओं में ढाले हुए हैं। यानी अगर लोगों को कमीज नहीं मिलती तो पाँव से पेट ढक लेते हैं। गरीब आदमी आपने देखा होगा, उसको कपड़े ओढ़ने के लिए नहीं मिलते तो सिकुड़ कर लेटा हुआ दिखता है। तो यहाँ प्रतीकात्मक जो अर्थ है, कवि जो है संकेत करना चाहता है कि जो राजनीतिक अव्यवस्था के कारण हमारे देश में जो बुराइयां फैली हुई हैं, असुविधाएं प्रदान की हुई हैं, सुख सुविधाएं नहीं मिली, जनता को जो विश्वास था वो टूट गया है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ की जो आम जनता है वह कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते, यानी अपनी असुविधाओं में ही अपने आप को ढाल लिया है उन्होंने। जिस प्रकार कोई गरीब व्यक्ति पेट को पाँव से ढकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समाज में व्याप्त अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और लोग जो हैं अपने आप को अभाव में ही जीने के लिए, अपने आप को अभाव में ही जीने के लिए प्रेरित किए हुए हैं। यानी अपने आप को वो मुनासिफ मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं उन असुविधाओं में। लोग कितने मुनासिफ हैं, यानी वे कितने उपयुक्त मान चुके हैं अपने आप को, उन असुविधाओं में अपने आप को ढाले हुए हैं इस जीवन रूपी यात्रा में। यानी असुविधाओं के होते हुए भी जीवन को जीना उन्होंने सीख लिया है। ये आप लिखेंगे, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। आगे देखिए, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, निराशा है, परेशानी है, असुविधाएं हैं, भ्रष्टाचार, बेईमानी, राजनीतिक अव्यवस्था, सब और जो हैं फैले हुए हैं। तो ऐसे में आदमी जो है ईश्वर पर विश्वास कर लेता है। तो कवि कहता है खुदा नहीं ना सही। अगर व्यक्ति सोचता है ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में, हो सकता है खुदा नहीं हो, यानी कहीं भी ऐसा सर्वगुण संपन्नता कहीं देखने को ना मिले। हो सकता है जिस प्रकार व्यक्ति जो है विश्वस्त हो जाता है खुदा यानी ईश्वर के भरोसे अपने आप को मान लेता है, वह एक ख्वाब है, वह एक सपना लेता है कि कभी अच्छे दिन आएंगे। जिस प्रकार हमारे मोदी जी भी कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे जीवन बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यह एक ख्वाब मात्र लोगों को लगता है, लेकिन कवि कहता है कि ख्वाब ही सही, यानी ईश्वर का ख्वाब हम लेते हैं, यानी सर्वगुण संपन्नता के सपने हम देखते हैं, तो वह ख्वाब ही काफ़ी है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, यानी मानव जो है एक अपने आप को एक स्वप्न में एक आशा की किरण के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। उसको कोई आशा की किरण नजर आ रही है, यह काफ़ी है। यानी आदमी जो है आज के अवस्थाओं में, आज के वातावरण में
एक खूबसूरत एक अच्छा सपना जीने के लिए सहारा मान लेता है, सहारा बनाए हुए है, तो परिस्थितियों के अनुसार वह सुधार कर देना चाहता है। यह नज़ारा बड़ा सुंदर उसको दिखता है। तो ऐसा आप लिखेंगे। साधारण शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्यक्ति खुदा को याद करता है, ईश्वर को याद करता है, असुविधाओं में अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है, और हो सकता है ईश्वर हो या ना हो, कवि कहता है कि वह उसका ख्वाब ही, वह उसका एक सपना है, तो वह काफ़ी हसीन है, काफ़ी अच्छा है कि वह किसी चीज़ के प्रति आश्वस्त है कि कभी परिवर्तन होगा। ऐसा आप लिख सकते हैं साधारण शब्दों में। आगे चलते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्णन करता है लोगों की भावनाओं का, विचारधारा का। वे मुतमईन है, मुतमईन होता आश्वस्त, उनको विश्वास हो चुका है, पक्का विश्वास हो चुका है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी राजनीतिक और सामाजिक जो अव्यवस्था है, जो बुराइयां हैं, वो बदल नहीं सकती। वह व्यक्ति उनका आदी हो चुका है, आश्वस्त हो चुका है कि यह बदलाव संभव नहीं हो। मैं बेकरार हूं, कवि कहता है, लेकिन मैं बेचैन हूं, बेकरार हूं, आतुर हूं। बेकरार, बेचैन लिख सकते हैं, आतुर लिख सकते हैं कि परिस्थितियां जो हैं बदल सकती हैं, मेरी आवाज में कोई असर होगा। अर्थात अभिप्राय है कि समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं कोई विद्रोह की भावना उठेगी और इन समस्याओं का लोग सामना करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा असर मैं अपनी आवाज में देखना चाहता हूं। ऐसा परिवर्तन होने देने के लिए मैं बेचैन हूं। तो यह कवि कहना चाहता है। आगे देखिए, तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है, निजाम यानी शासक। देखिए, जब कोई आवाज उठाता है, कोई विद्रोह करता है, तो उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। कई आंदोलन आपने हाल ही में देखे होंगे, किसान आंदोलन जैसे अभी वर्तमान में ही बंद हुआ है। ऐसे ही कई बार कर्मचारी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई ना कोई मांग रखते हैं। तो ऐसे में सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है दबाया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक जो दबाव होता है बहुत ही उसका गहरा प्रभाव होता है, उससे लोग डरते हैं। तो यहाँ पर कवि ऐसा ही कुछ लिखता है कि तेरा निजाम है, तेरा शासक है, तेरा शासन है, छील दे जुबान शायर की, कि तुम, मैं जो ये लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे में हे शासक, तेरा राज्य है, तू शासन चलाने वाला है, तू चाहे तो मेरी जुबान को छील सकता है, अर्थात मेरी ये विद्रोह या परिवर्तन की जो भावना है इसको दबाया जा सकता है। ये एहतियात जरूरी है, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी जरूरी है। एहतियात होता है सावधानी इस बहर के लिए, यानी जो मैं विद्रोह की भावना सावधानी पूर्वक लोगों में भरना चाहता हूं, इसके लिए मुझे काफ़ी कुछ ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। ऐसा आप लिख सकते हैं कि शासक जो है पूरी कोशिश करेगा कि व्यक्ति आवाज़ न उठाए, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन कवि कहता है कि अगर हम सावधानी से आवाज़ को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन संभव हो सकता है। और अंत में प्रमुख
शेर है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पर देखिए कवि प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है गुलमोहर का। गुलमोहर एक वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष, फूलदार वृक्ष होता है, जो ग्रीष्म ऋतु में जिसके फूल खिलते हैं, लोगों को बड़ी शांति मिलती है, उनको देखकर अच्छा अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पर गुलमोहर का जो अर्थ है वो दोनों पंक्तियों में विशेष है। पहली पंक्ति में जो है, जिए तो अपने बगीचे में, बगीचे यानी अपने देश की बात करता है, प्रतीकात्मक रूप है यहाँ पर। और गुलमोहर के तले यानी हमारे देश का जो स्वाभिमान है, हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें जो देते हैं, सिखाते हैं, उस संदर्भ में गुलमोहर का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि अपना जीवन जीते हुए यदि हम अपने घर में, अपने बगीचे में, यानी अपने घर में, अपने देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बड़े बुजुर्ग जो हैं, शांति प्रदान करने वाले, जीवन को अर्थ देने वाले व्यक्तित्वों की छाया में हमें रहना चाहिए। यानी देश का स्वाभिमान, देश की रक्षा के लिए हमें अपने आप को निछावर करना चाहिए, जीना चाहिए। मरें तो गैर की गलियों में। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, यदि हमें मरना पड़े, गैर की गलियों में कहीं और मरना पड़े, तो गुलमोहर के लिए, यानी अपने देश के स्वाभिमान, अपने देश की रक्षा, अपने देश के प्रति प्रेम भावना के लिए हम इस पर अपने जीवन को भी न्यौछावर कर सकते हैं। यानी परोपकार की राह पर अपना जीवन हम त्याग दें, तो इसमें कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी हम दूसरों के अधिकार रूपी, दूसरों की गुलमोहर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दें, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये अंतिम शेर था। काव्य सौंदर्य में जैसे हमने पहले पढ़ा था, वही ज़्यादातर बातें सामने आती हैं। प्रसाद गुण, शांत रस, यहाँ पर आप प्रतीकात्मकता देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति गुलमोहर में दिखाई गई है, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये था आपके साय में धूप नामक कविता, जिसकी सप्रसंग व्याख्या आपने करनी है। इससे संबंधित प्रश्न जो हैं आपने लिख लेने हैं। अभ्यास के प्रश्न लिखें और याद करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। सप्रसंग व्याख्या आपने लिख लेनी है।